हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता से सैयद हुसैन नकवी, अध्यक्ष मनरेगा विकास समिति एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता परिषद ने खास बातचीत की एवं हमारे KPPN न्यूज चैनल के माध्यम से सैयद हुसैन नकवी ने कृषि कानून के विरोध में किसानों के पक्ष में खुलकर आने वालों पर विरोध जताया कि 30 से 40% किसान हैं, बाकी सब राजनीतिक का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है KPN न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ एक ऐसे शख्स से जुड़ने वाले हैं जो कि काफ़ी माने जाने लोग हैं और भारतीय जनता परिषद के सैयद हुसैन नकवी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। पहले तो इनका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका शुभम जी, और आपके चैनल का स्वागत है हमारे कार्यालय में। और पहले तो इसमें जो कल क्रिसमस डे है और नया साल आ रहा है, इस पे आपको जनता को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, नया वर्ष तो आ रहा है, लेकिन नए वर्ष के साथ एक नई ऊर्जा के साथ जो हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, जो हम देश विरोधी राजनीति कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग एक साथ होकर अपने देश के विकास के लिए बात करें और साथ ही साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी जो उन सपनों को हमारे बीच लाए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अगर उन सब जितने भी मापदंड हैं उनको अगर सुचारू रूप से हम अपने देश के विकास के लिए इस्तेमाल करें तो ये नव वर्ष हमारे लिए मंगलमय होगा। नहीं तो फिर जो आज हम स्थिति पहले 2020 तक झेलते आए, पुनः उसी स्थिति को हमको फिर से झेलना होगा। अच्छा, दिल्ली में देखने को मिला कोविड-19 जैसी घातक बीमारी एक और उभर के आ रही सामने, तो इसमें देखिए, घातक बीमारी कुछ भी आ जाए, हमारे हिंदुस्तान के लोग परिपक्व हो चुके हैं, हर तरह की समस्या को झेलने के लिए सक्षम हैं। साथ ही साथ हमारी सरकार को भी इस पे ध्यान देना होगा कि हमारी सरकार इन चीज़ों पे किस तरह से सावधानी बरतती है। और साथ ही साथ अगर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को, जैसे ब्लॉकेज की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को ब्लॉक कर लेंगे तो ये समस्या हमारे देश के अंदर नहीं पहुँच पाएगी। जैसे कि किसानों का आंदोलन काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, तो क्या अब ये कब तक आंदोलन करते रहेंगे और इस आंदोलन को खत्म करेंगे कि अभी नहीं खत्म करेंगे? देखिए, आप लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसान वास्तविक आंदोलन किस चीज के लिए कर रहा है। वो कहता है कि भाई MSP निर्धारित हो जाए। MSP निर्धारित के लिए बयान आ रहे हैं, गृह मंत्रालय से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन एक लिखित प्रस्ताव की जो मांग है वो किसानों की मांग लिखित प्रस्ताव में है, ना कि मौखिक। क्योंकि मौखिक बयान से किसी भी कानून को, किसी भी लाए हुए प्रस्ताव को माना नहीं जा सकता कि अगर किसी ने मौखिक कह दिया तो हम उसको मान लेंगे। किसान आंदोलन की मुख्य वजहों के बीच में कुछ चीजें और भी पॉइंट आपको ऐड करना चाहिए, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं उन किसानों को भी एक संदेश देना चाहूंगा। जो बढ़ती हुई खाद की जो आपकी सीमा आ रही है कि आपकी खाद महंगी हो रही है, इस खाद की महंगाई को बचाया जाए। ये खाद की जो आपकी राशि है, जो 900-1000 में हमको खाद मिल रही है 1 बीघा में अपने जो है उत्पादन के लिए, इस खाद की जो मूल्य है इसको कम किया जाए। MSP जो निर्धारित की जाए, जो 1800 है, कोशिश कीजिए कि 2200 हो जाए। चीजों को बढ़ाने की कोशिश है जिससे किसान का विकास हो सके। किसान को अगर उचित मात्रा में वो पैदावार आपको देता है तो उसको उचित मात्रा में उसका मूल्य मिलना चाहिए। जैसे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और रोडों पर निकल के 25 तारीख को, कल दिनांक 25 तारीख को प्रदर्शन करेंगे किसानों को लेकर, तो ऐसे ही प्रदर्शन में आज कांग्रेस की आपके प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी गिरफ्तार हो गए। देखिए, मैं लगातार जितने भी चैनल्स के माध्यम से, अपने लाइव के माध्यम से, अपने YouTube पेज के माध्यम से लगातार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि किसान आंदोलन को निष्क्रिय करने का काम इसमें विपक्ष कर रहा है। किसान आंदोलन की वास्तविकता विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। किसान आंदोलन क्यों है, किसान आंदोलन की खास वजह क्या है, ये कोई नहीं समझ पाता है। किसान आंदोलन में किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने से किसान आंदोलन निष्क्रिय हो रहा है, और साथ ही साथ किसानों की जो भूमिका है वो अब जो है संदेह में आ गई कि कहीं ये खालिस्तानी प्रोजेक्ट तो नहीं है, कि खालिस्तानी फंड तो नहीं है, पाकिस्तानी फंड तो नहीं है, या फिर विपक्षी फंड तो नहीं है। हमको ये बहुत स्पष्ट समझना होगा कि अगर किसान के मुद्दे हैं तो उन मुद्दों पे बात की जाए, ना कि विपक्ष अपनी राजनीति करे। कहीं ना कहीं ये भी लगता है 2022 चुनाव आने वाले चुनाव में कुछ राजनीतिक दल भी इसमें घुसे हुए हैं इसमें प्रदर्शन में। देखिए, राजनीतिक दल ही की मैं बात कर रहा हूं कि विपक्ष अपनी भागीदारी निभा रहा है कि किसान आंदोलन में जो सक्रियता है उसमें वो सक्रिय होकर अपनी राजनीति सीख सके। लेकिन मैं विपक्ष से, तमाम विपक्ष के छोटे एवं बड़े दलों से भी ये निवेदन करता हूं कि यदि आप किसान हित में हैं, यदि आप किसान हितैषी हैं, तो आप अपने प्रस्ताव को पारित करके हमको बताइए कि आप किसान के लिए क्या कीजिएगा, आप देश के मजदूरों के लिए क्या कीजिएगा, आप देश के बेरोजगारों के लिए क्या कीजिएगा, आप देश के युवाओं के लिए क्या कीजिएगा,
आप देश की महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा, और साथ ही साथ देश का एक अल्पसंख्यक समुदाय जिसको हमेशा पिछले स्तर में देखा जाता है, जिसके विकास की बात केवल कागज पे होती है, जिसके विकास के लिए मंत्रालय बनते जरूर है लेकिन उनमें कोई उसका निर्वहन नहीं होता है, उसके जवाब पे आपकी क्या भूमिका है। आप अपनी भूमिका स्पष्ट कीजिए, तब देश आपको समझेगा, देश आपको स्वीकारेगा। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से बहुमूल्य जो बहुमत मिल रहा है, उस बहुमत के हिसाब से अभी कोई ऐसा कद्दावर नेता या कोई ऐसा विपक्ष में मजबूत नेता नहीं है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को सामना भी कर सके। सामने की बात तो बहुत बड़ी बात होगी, सामने आके अपनी भूमिका जो है स्पष्ट कर पाए, अभी तक ऐसा कोई नेता हमारे देश में अभी तक मौजूद नहीं है। आए दिन उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं, तो आखिरकार ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है? पत्रकारों पे होने वाले जानलेवा हमले या कोई भी ऐसा हमला जो यहाँ पे हो रहा है, इसके पीछे जैसे हमारे नेतागण कहते हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं जो देश की सुरक्षा की बात करती हैं, उन देश की सुरक्षा एजेंसियों को ध्यान देना होगा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। हमारे देश के चौथे स्तंभ को, जो संविधान का चौथा स्तंभ है, यदि इस पे हमला हो रहा है तो ये देश के लिए बहुत ही नकारात्मक पहलू है। देश के संविधान के हिसाब से जो चौथा स्तंभ है, अगर उसकी सुरक्षा हम नहीं दे सकते तो पत्रकार अपनी बातें और समाज के लोगों की बातें समाज के बीच कैसे पहुंचाएगा, इसका जवाब प्रशासन को भी देना होगा, सरकार को भी देना होगा और मौजूद एजेंसीज को भी देना होगा। आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर और विभिन्न विभिन्न जिलों में आए दिन लोगों के ऊपर, जैसे बेरोजगार लोग हैं, इस समय बेरोजगारी चल रही है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो लोग आए दिन परेशान हैं, आखिरकार ऐसा है? देखिए, बहुत स्पष्ट समझिए, इस चीज को समझने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। सबसे पहले चीज समझिए कि देश में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा क्यों है। हमारे पास कॉलेजेस ज्यादा हैं, हमारे कॉलेजेस से जो आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट में मतलब यानी जो बच्चे निकल रहे हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास उनको कहां पे खपाना है, हमारे आउटपुट को उनको कहां देना है, ये हमें नहीं मालूम है। हमारा आउटपुट जो बच्चे निकल रहे हैं, बीटेक करके निकल रहे हैं, एमबीए करके निकल रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम करके निकल रहे हैं, इनके लिए कहीं कोई स्रोत नहीं है कि इनको कहां जॉब दी जाएगी। एजुकेशन लेवल को आप बढ़ाइए, एजुकेशन की मैंडेटरी कॉलम्स को आप बढ़ाइए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ साथ हमको रोजगार के साधन अगर उपलब्ध करवाएंगे, तब देश में बेरोजगारी का जो चरम सीमा चल रही है, हम केवल एक ग्राफ में आगे, वो देश की बेरोजगारी में। हिंदुस्तान एक ग्राफ में सबसे आगे पूरी दुनिया में, उसका नाम है बेरोजगारी। हिंदुस्तान एक ग्राफ में सबसे आगे, जिसका नाम है भुखमरी। अब हमको यह समझना होगा कि जो पिछले देश थे, जिनकी बहुत ही स्थिति दयनीय थी, वो आज उन्नतशील देशों में आ रहे, और जो देश विश्व गुरु हुआ करता था, आज वो देश कहीं ना कहीं संकट की स्थिति में गूंज रहा है।